अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब तक एक से बढ़कर एक अतरंगी और खतरनाक अपराधों को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सफलतापूर्वक अपराधों को अंजाम देने के बाद अपराध का ये तरीका क्राइम हिस्ट्री में सिस्टम को ठेंगा दिखाते एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं छोटा राजन की, जिसके ऊपर बैंकॉक में जानलेवा हमला हुआ था। दुश्मन ने पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन फिर भी कहते हैं जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में छोटा राजन पर हुए बैंकॉक हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी। 13 जनवरी साल 1957 को मुंबई के चैम्बूर में राजेंद्र सदाशिव निकालजे का जन्म हुआ था। मुंबई के चैम्बूर में तिलक नगर कॉलोनी में राजेंद्र का बचपन बीता। ये उन लोगों की बस्ती थी जिनके परिवार के खर्चे और अर्निंग पर्सन की कमाई के बीच स्ट्रगल चलता रहता था। छोटा राजन ने अपने बचपन में आर्थिक तंगी के हालात देखे थे। साल 1979 में जब छोटा राजन लगभग 20-22 साल का रहा होगा, उस समय वो सरकारी सिनेमा के आसपास ब्लैक में टिकट बेचा करता था। इसके अलावा छोटे मोटे अपराध को अंजाम दिया करता था। सिनेमा के आसपास तैनात पुलिस वाले टिकट ब्लैक करने वालों को पब्लिक के बीच डंडे से पीटा करते थे। इसी तरह एक दिन राजेंद्र सदाशिव भी टिकट ब्लैक करने के चक्कर में एक पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गया और पुलिस वाले ने उसे मारना शुरू किया। लेकिन राजेंद्र का दिमाग खराब हो गया और उसने पुलिस वाले का डंडा छुड़ाकर उस पुलिस कांस्टेबल को ही तरीके से पीट दिया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने छोटा राजन को अरेस्ट कर लिया, कुछ समय तक जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से छोटा राजन ने दिलेरी के साथ पुलिस वाले को पीटा था, इसकी वजह से उस दौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े सरगनाओं ने भी नोटिस किया था। राजेंद्र सदाशिव सबसे पहले बड़ा राजन से जुड़ा। आगे चलकर बड़ा राजन की हत्या हो गई और उसके गैंग को छोटा राजन ने ही संभाल लिया। आगे चलकर छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से जुड़ गया और उसके साथ मिलकर काम करने लगा। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड की तरह काम किया करता था। लेकिन साल 1993 में जब मुंबई में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए, इसके बाद छोटा राजन ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों के रास्ते अलग होने के बाद छोटा राजन इंडियन स्पाई एजेंसियों की मदद से दाऊद इब्राहिम के चंगुल से भागकर एक सिक्योर प्लेस पर पहुंच गया और वहां से अपने नेटवर्क को एक्सेस करने लगा। अब वो दाऊद की जड़ें खोदने में लगा था। दाऊद का जानी दुश्मन बन चुका था। दूसरी तरफ दाऊद भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द छोटा राजन को मौत के घाट उतार दे। उसने छोटा शकील को ऑर्डर दे रखा था कि किसी भी तरीके से नाना का गेम बजाना है। भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां और स्पाई एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही थी कि दाऊद को या तो मौत के घाट उतार दिया जाए या फिर उसे पकड़कर भारत लेकर आया जाए। इसके लिए वो अच्छी तरह से जानती थी कि छोटा राजन एक मजबूत मोहरा साबित हो सकता है। छोटा राजन भी इसी फिराक में था कि उसे दाऊद को ठिकाने लगाने का मौका मिले। लेकिन दाऊद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की गोद में बैठकर खेल खेल रहा था। पाकिस्तान आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI ने उसे इतनी सुरक्षित घेरे में कैद करके रखा था कि उस तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन फिर एक घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से दाऊद को पब्लिक प्लेस पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुआ यूं कि दाऊद की बेटी मारिया की मौत हो चुकी थी। इसकी वजह से दाऊद काफी उदास रहने लगा था और अपनी उदासी को दूर करने के लिए ही वो कराची में स्थित एक दरगाह में आने वाला था। उसके डिसीजन की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों तक भी पहुंच गई। दौड़ कैसे प्लानिंग के बारे में भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन को जानकारी दी और साथ ही कहा कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो। इसके बाद छोटा राजन ने काफी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ दाऊद को मारने का प्लान बनाया और अपने शूटर्स को कराची के लिए रवाना कर दिया। दरअसल गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला ने मुंबई पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि छोटा राजन के गुर्गों ने 1998 में भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जान से मारने की साजिश रची थी। लेकिन वो साजिश कामयाब नहीं हो पाई और ये सभी 2 दशकों तक फरार रहे। दाऊद इब्राहिम इस हमले में बच गया था। आपको बता दें कि लकड़ावाला भी कभी दाऊद का करीबी हुआ करता था। जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में उसने इस जानकारी को साझा किया। साल 1998 में दाऊद पर होने वाले इस हमले के लिए विकी मल्होत्रा, फरीद तानाशाह, बालू डोकरे, लकड़ावाला, विनोद मटकर, संजय घाटे और बाबा रेड्डी जैसे खतरनाक शूटर्स की टीम तैयार की गई थी और छोटा राजन ने इस टीम को हायर करके उसे कराची भेजा था। इसके साथ ही छोटा राजन ने सभी शूटर्स के वहां रहने और सिक्योरिटी तरीके से वापस आने का पूरा इंतजाम भी किया था। जिस दिन दाऊद को दरगाह पर माथा टेकने आना था, उसी दिन वो सभी हत्यारे दाऊद को मारने के लिए दरगाह के बाहर अपनी पोजीशन ले चुके थे और दाऊद के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब दाऊद आया, ये सब हैरान रह गए क्योंकि दाऊद अकेला नहीं आया था। उसके साथ लगभग 150 सिक्योरिटी गार्ड आए थे। लगभग 25 से 30 बड़ी और लग्जरी गाड़ियों का काफिला था।
इसके पहले कराची पुलिस के जवान उतरे, उन्होंने चारों तरफ देखा, सिचुएशन को समझा और सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। इसके बाद सेकंड राउंड में दाऊद इब्राहिम के सिक्योरिटी में तैनात कमांडोज उतरे और सबसे आखिरी में कुर्ते पाजामे में दाऊद इब्राहिम उतरा। उसके सिर पर टोपी लगी हुई थी। जब और बहुत सारी गाड़ियों का काफिला दरगाह के सामने आकर रुका था, उसमें से किस गाड़ी में दाऊद इब्राहिम बैठा है ये किसी को नहीं मालूम था। जब इन लोगों ने पुलिस का और सिक्योरिटी का इतना इंतजाम देखा तो दाऊद को मारने का अपना इरादा छोड़ दिया। इसी बीच उस सभी शूटर्स के पास एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने सीधे सीधे कहा कि अपना मिशन लीक हो चुका है, आप जहां हो वहां से तत्काल निकल लो। उनकी आंखों के सामने दाऊद इब्राहिम गाड़ी से उतरा, दरगाह के भीतर गया, वहां उसने माथा टेका और चुपचाप वो काफिला वहां से वापस चला गया। इसके बाद वो लोग भी वापस कराची के इस कमरे में पहुंचे जहां ये लोग रुके थे। वहां से सभी के सभी अपना अपना जरूरी सामान लेकर चुपचाप अलग अलग रास्तों से निकल लिए और बड़ी मुश्किल से ये सभी सुरक्षित वहां से निकल पाए। दाऊद इब्राहिम पर यह हमला होने वाला था, इसकी जानकारी उसे पहले ही हो गई थी और ये जानकारी देने वाला कोई और नहीं, नेपाल की सरकार में मंत्री का दर्जा रखने वाला मिर्जा दिलशाद बेग था, जिसने समय रहते दाऊद को यह जानकारी दे दी कि कराची में उस पर हमला होने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए दाऊद ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। गनीमत यह रही कि छोटा राजन के सभी शूटर उस कमरे से निकल चुके थे जहां वो रुके थे। उन सभी के निकालने के तत्काल बाद पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और कराची पुलिस वहां पहुंची और उन्हें वहां जो सबूत मिले उससे ये बात कंफर्म हो गई कि हत्यारे उसी जगह पर रुके थे और दाऊद की हत्या करने की प्लानिंग पक्की थी। इसके बाद दाऊद इब्राहिम आग बबूला हो गया। वो ये समझ गया कि उसे मारने का प्लान छोटा राजन ने बनाया है और अब दाऊद ने छोटा शकील को हर कीमत पर छोटा राजन को जान से मार देने के लिए ऑर्डर किया। अब दाऊद इब्राहिम के इशारे पर छोटा शकील के लोग छोटा राजन की तलाश करने लगे। 2 साल बीत गए लेकिन ये छोटा राजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। नई सदी की शुरुआत थी। साल 2000 के जनवरी महीने की सर्दियां लोगों को डरा रही थी। ये सर्दियां बैंकॉक में लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रही थी। लोग इस मुसीबत से लड़ने के लिए डांस बार में इकट्ठा होते थे। सर्दी को भगाने के लिए जवान और नशे का कॉकटेल काफी होता है, लेकिन दूसरी तरफ बैंकॉक के रिहायशी इलाकों में सर्दियां लोगों के घर तक पहुंच रही थी और यही चरण अपार्टमेंट में एक इसी फैमिली रहा करती थी। चरण अपार्टमेंट बैंकॉक के सुखमणी रोड पर स्थित है, जो कि 26 नंबर सोसाइटी में आता है। चरण अपार्टमेंट्स पार्ट 1 के फर्स्ट फ्लोर में रहने वाली इस फैमिली का मुखिया माइकल है, जो बीते 1 साल से यहाँ रह रहा है। यह फैमिली यहाँ पर वर्क वीजा पर रह रही है। माइकल यहाँ के लोकल थाई बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है। सिरेमिक फैक्ट्री के व्यापार से माइकल को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। जिस फ्लैट में ये पूरी फैमिली रहती थी उसमें 4 बेडरूम थे। माइकल की फैमिली में उसकी वाइफ शिकंदी, नौकरानी कमला और उनकी एक बेटी थी। इसके अलावा इन लोगों के साथ एक और व्यक्ति रहा करता था जो इनका मेहमान था और उसे आए हुए कुछ महीने ही हुए थे। इधर दाऊद इब्राहिम और उसके लोग छोटा राजन को भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे और छोटा राजन की खुशबू सूंघते सूंघते वो लोग पूरी दुनिया में घूम रहे थे। फाइनली छोटा शकील के खबरियों तक ये बात पहुंच गई कि छोटा राजन बैंकॉक में रह रहा है। अभी हाल ही में आपको हमने जिस फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया, उस फैमिली में मेहमान के तौर पर जो व्यक्ति रह रहा है वो और कोई नहीं, अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक डॉन छोटा राजन ही है। छोटा राजन बैंकॉक में जाली नाम, पते, पासपोर्ट और पहचान के साथ रह रहा था। छोटा राजन के साथ विनोद शेट्टी नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। छोटा शकील ने शेट्टी को सोने के बिस्किट का लालच दिया और शेट्टी कुत्तों की तरह सोने का बिस्किट खाने के लिए राजी हो गया। उसने छोटा राजन के रहने की सारी इंफॉर्मेशन छोटा शकील को दे दी। बस इसके बाद तो शिकारी को शिकार की योजना बनानी थी। ऑपरेशन की डेट डिसाइड होनी थी। ऑपरेशन की डेट साल 2000 में अगस्त महीने में रखी गई थी। इधर 13 अगस्त 2000 कराची से शार्प शूटर बैंकॉक के लिए निकल चुके थे और दूसरी तरफ मुंबई से भी कुछ लोग छोटा राजन को टपकाने के लिए नेपाल पहुंच चुके थे। दरअसल प्लानिंग के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शूटर्स बैंकॉक पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोगों को नेपाल में मिलना था। नेपाल के काठमांडू से फिर ये लोग बैंकॉक के लिए रवाना होते हैं। बैंकॉक से भी 2 लोकल शूटर हायर किए जाते हैं। इस तरह कुल 10 लोग छोटा राजन का गेम बजाने के लिए 16 अगस्त तक बैंकॉक पहुंच गए थे। सुखमणी अपार्टमेंट के ठीक सामने एक किराए का कमरा लेकर ये सभी लोग वहां पर रहने लगे। लगभग 1 महीने तक ये लोग वहां पर रहे और इस 1 महीने के दौरान उन्होंने अपने शिकार की एक हरकत पर नजर रखना शुरू किया, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। अभी हमले की डेट डिसाइड नहीं हुई थी। फाइनली वो तारीख भी आ गई जब शूटर्स को अपना काम करना था। तारीख थी 15 सितंबर साल 2000। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। बैंकॉक में सामान्य दिनों की तरह शाम गुजर रही थी।
चरण अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली ये क्रिश्चियन फैमिली अपने इस टाइम को एंजॉय कर रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि एक बड़ी सी लिमोजिन कार उनके अपार्टमेंट के नीचे आकर रुक चुकी है, जिसमें से पहले 4 लोग उतरे। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। बाकी के 6 लोग कार में ही बैठे रहे। उनमें से एक के पास काला बैग भी था, जिसमें कि दूसरे हथियार और बारूद भरा हुआ था। उन सभी के पास खतरनाक हथियार थे। इधर उस अपार्टमेंट में 3 साल की छोटी बच्ची छोटा राजन की गोद में खेल रही थी। घर में सभी लोग मौजूद थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। वो 4 लोग अपार्टमेंट के गेट से आकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर गार्ड उन्हें रोक देता है। इनमें से एक व्यक्ति पिस्टल निकालता है और गार्ड के सीने में फायर खोल देता है। गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी शूटर फ्लैट की लिफ्ट के जरिए उस क्रिश्चियन फैमिली के फ्लैट के पास पहुंचते हैं और दरवाजे की डोर बेल बजाते हैं। माइकल डिसूजा फ्लैट का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही उसके पहले कि वो कुछ समझ पाता और देख पाता, बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक एक करके पूरी 35 गोलियां माइकल डिसूजा के शरीर में उतार दी गईं। गोलियों की आवाज सुनकर उनकी नौकरानी कमला अंदर आई। उसने जब खून ही खून देखा तो हैरान रह गई, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, उसके शरीर में भी हत्यारों ने गोलियां उतार दी और वो भी धड़ाम से नीचे गिर गई। थोड़ी ही देर में माइकल डिसूजा की पत्नी आई तो उसके शरीर में भी 3 गोलियां मारी गईं। वो भी बेहोश होकर नीचे गिर गई। 3 साल की बच्ची अपनी माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रही थी, मगर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। हथियारों का टारगेट अभी भी उनके हाथ नहीं लगा था। इस तरह फ्लैट के भीतर गोलीबारी होती हुई देखकर छोटा राजन ने भागने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके पेट में 2 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान बचाते हुए बालकनी से छलांग लगा दी। नीचे गिरा तो पूरी तरह से खून में सना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पर छुपा लिया जहां कोई उसे देख नहीं पाया। चारों शूटर फ्लैट में गोलीबारी करके बाहर आ गए थे। फ्लैट के अंदर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। वो छोटी सी 3 साल की बच्ची वहां पर कोने में दबी सहमी बैठी हुई थी। घर का पूरा सामान लाल हो चुका था। राजन को जब ये भरोसा हो गया कि हमलावर अब यहाँ से जा चुके हैं, तो वो किसी तरीके से फ्लैट की दीवार के सहारे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि कमला और माइकल डिसूजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन डिसूजा की पत्नी की सांसें चल रही थी। उसने सबसे पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक आदमी को फोन लगाया, जिसका नाम था गुरु साटम। उसके बाद उसने संतोष शेट्टी को फोन लगाया और तीसरा फोन उसने बैंकॉक पुलिस को लगाया। पुलिस को बताया कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। तत्काल बैंकॉक पुलिस उसके पास पहुंची। छोटा राजन और डिसूजा की पत्नी को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कमला और माइकल डिसूजा की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। इसके बाद बैंकॉक पुलिस ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू की, तो इन्वेस्टिगेशन में माइकल डिसूजा फैमिली की एक अलग ही कहानी सामने आई। मुंबई अंडरवर्ल्ड का छठा हुआ गैंगस्टर रोहित वर्मा बैंकॉक में माइकल डिसूजा बनकर रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी शिकंदी डिसूजा असल में रोहित वर्मा की पत्नी सपना थी। छोटा राजन काफी शातिर था। वो जानता था कि अगर वो अस्पताल से ठीक होकर बच गया तो सीधे सीधे बैंकॉक पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। इसलिए कुछ समय बाद छोटा राजन बैंकॉक के अस्पताल से ही फरार हो जाता है। उसने अपने स्तर पर पता लगाया कि आखिर उसके बैंकॉक में होने की सूचना दाऊद को किसने दी, तो पता चला कि उसके बैंकॉक में होने की सूचना उसके अपने राइट हैंड संतोष शेट्टी ने छोटा शकील को दी थी। आगे चलकर छोटा राजन ने संतोष शेट्टी को भी मौत के घाट उतार दिया। छोटा राजन पर बैंकॉक में हुआ ये हमला अंडरवर्ल्ड के खतरनाक किस्सा है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।